हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। बहुत तेज धूप थी और जमीन सूखी पड़ी थी। ये बात है बिहार की, साल 2025 में। नवादा हल्दिया फुलवरिया डैम का पानी कम हो गया था, इतना कम जितना किसी को याद भी नहीं था। फिर एक हैरान करने वाली चीज सामने आई। एक स्ट्रक्चर पुराना और खामोश झील की कीचड़ वाली जमीन से ऊपर उठा। ये एक मस्जिद थी, एक बहुत पुरानी मस्जिद जो दशकों से छिपी हुई थी। इसके डोम्स और मिनारेट्स मिट्टी से ढके हुए आसमान की तरफ इशारा कर रहे थे। वो जैसे भूली हुई उंगलियां थीं, शायद कुछ कह रही थीं या फिर दुआ मांग रही थी। ये नजारा बिल्कुल अजीब था, जैसे कोई सपना गहराई से निकलकर सच हो गया हो। पास के गांवों के लोग पानी के किनारे जमा हो गए। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे और बस देखे जा रहे थे। पुरानी कहानियां जिन्हें लोग बस लोक कथा समझते थे, अचानक सच लगने लगी। एक गांव, एक कम्युनिटी और एक इबादत की जगह की कहानियां जो डैम के पानी में समा गई थी, अब उनका एक जीता जागता सबूत सामने था। हवा में धीमी धीमी बातें और दुआएं गूंजने लगी। बच्चे जिन्होंने सिर्फ रिजर्वुआर का फैला हुआ पानी देखा था, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। उन्हें अपने दादा दादी के गुजरे जमाने का कोई भूत नजर आ रहा था। ये कोई मामूली खंडहर नहीं था, ये एक पवित्र जगह थी जो अचानक जिंदा लोगों की दुनिया में लौट आई थी, भले ही कुछ पल के लिए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मोबाइल फोन्स और जोशीली आवाजों के जरिए जल्द ही दूर दूर से लोग आने लगे। वो मोटरसाइकिल्स पर भीड़ भरी ऑटो रिक्शाओं में और पैदल चलकर आई। हर कोई पानी के नीचे मिली इस मस्जिद के मिस्ट्री से खींचा चला आया। इसके अंदर क्या राज छिपे थे, ये असल में कितनी पुरानी थी और इसे पानी में क्यों डूबा दिया गया था, ये सवाल सूखी हवा में तैर रहे थे। मस्जिद एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी। इसकी दीवारें उस वक्त की कहानियां संभाले हुए थीं जब बड़े डैम ने यहाँ की जमीन और जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल नहीं दिया था। ये स्ट्रक्चर खुद भले ही कुछ जगहों से टूटा हुआ था, फिर भी इसमें एक अलग ही शान थी। इसके आर्चेस भले ही पुराने हो गए थे, फिर भी बेहतरीन कारीगरी की कहानी कह रहे थे। जो मिनरेट बचा हुआ था, वो जिस तरह टूटी फूटी हालत में भी आसमान को छू रहा था, उससे उसकी पुरानी शान का अंदाजा होता था। ये सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं थी, ये इतिहास का एक टुकड़ा था, एक खोई हुई दुनिया का हिस्सा। इसका दोबारा सामने आना इस बात की याद दिलाता था कि मॉडर्न इंडिया की सतह के ठीक नीचे वक्त की कितनी परतें दबी हुई हैं। एक याद कि गुजरा हुआ वक्त कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस अपने वक्त का इंतजार करता है दोबारा सामने आने और अपनी कहानी सुनाने के लिए। मस्जिद, जिसे अब टूटी फूटी यादों के सहारे आसपास के लोग नूरी मस्जिद कहते हैं, शायद कई सदियों पुरानी है। कुछ बुजुर्ग कानाफूसी करते हैं कि यह मुगल काल की हो सकती है, शायद 17वीं या 18वीं सदी की। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसमें खास तरह के डोम्स और नाजुक कैलीग्राफी के बचे हुए हिस्से हैं, बिहार के इस इलाके में इस्लामिक कल्चर के फलने फूलने के दौर की तरफ इशारा करता है। यह कोई शाही आलीशान स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि एक कम्युनिटी मस्जिद थी। ये एक चहल पहल वाले गांव का दिल थी जो अब रिजर्वुआर के नीचे सो रहा है। ये वो जगह थी जहां लोग सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं, बल्कि सुकून, जश्न और कम्युनिटी के फैसलों के लिए भी जमा होते थे। डैम बनने से पहले ये घाटी उपजाऊ थी। धूल भरी सड़कों से जुड़े हुए गांव यहाँ बसे हुए थे। मस्जिद एक मेन लैंडमार्क रही होगी जो दूर से ही दिखाई देती होगी। सोचिए, अजान की आवाज खेतों में गूंज रही होगी। कल्पना कीजिए, नमाजी इसकी तरफ चल रहे होंगे, उनकी जिंदगियां इसकी रोजाना की रूटीन से जुड़ी होंगी। इसने अनगिनत जन्म, शादियां और मौतें देखी होंगी। इसकी दीवारों ने पीढ़ियों की खुशियां और गम अपने अंदर समेटे होंगे। ये उन लोगों के लिए ईमान और हिम्मत का सिंबल थी जो इसके साये में रहते थे। वो लोग जिनके वंशज अब इसे हैरत और दुख की मिलीजुली भावनाओं से देख रहे हैं। इस मस्जिद को बनाने वाले शायद यहीं के कारीगर थे। उन्होंने यहीं मिलने वाला सामान इस्तेमाल किया, पक्की ईंटें, चूने का गारा और शायद कुछ पत्थर। उनकी स्किल्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, उनसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो फंक्शनल भी था और खूबसूरत भी। इसे सदियों तक चलने और अपनी कम्युनिटी की सेवा करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसकी सबसे बड़ी परीक्षा वक्त या अनदेखी नहीं, बल्कि एक मॉडर्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बढ़ता हुआ पानी होगा। मस्जिद की मजबूत बनावट उनकी कारीगरी का सबूत है, जिसकी वजह से ये दशकों तक पानी में डूबे रहने के बाद भी बची रही, अपनी कहानी दोबारा सुनाए जाने का इंतजार करती रही। इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस सिर्फ इसकी उम्र या आर्किटेक्चर में नहीं है,
ये इसलिए अहम है क्योंकि ये एक खोई हुई जीवन शैली को दिखाती है। ये एक ऐसी कम्युनिटी की कहानी कहती है जिसे अपनी जगह से हटा दिया गया, जिसकी विरासत तरक्की के नाम पर पानी में डुबो दी गई। मस्जिद उस गुजरे वक्त से जुड़ा एक जीता जागता लिंक है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए ये बड़े डैमों के सबकॉन्टिनेंट के लैंडस्केप को बदलने से पहले के ग्रामीण बिहार के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने की एक अनोखी झलक पेश करती है। ये एक पजल का टुकड़ा है जो उन आम लोगों के अनलिखे इतिहास को फिर से बनाने में मदद करता है, जिनकी जिंदगियां मॉडर्निटी की रफ्तार से हमेशा के लिए बदल गईं। नवादा हल्दिया फुलवरिया डैम का आइडिया आजादी के बाद के दौर में आया। इंडिया एक नौजवान देश था जो डेवलपमेंट के लिए बेचैन था। डैम तरक्की के सिंबल थे। उनसे उम्मीद थी कि वो नदियों को काबू में करेंगे, सूखी जमीनों की सिंचाई करेंगे और बिजली पैदा करेंगे। फुलवरिया डैम प्रोजेक्ट का मकसद भी बाकियों की तरह इलाके में खुशहाली लाना था। इसे बारच को कंट्रोल करने और खेती के लिए पानी देने के लिए डिजाइन किया गया था। ये नेक मकसद थे, बढ़ती हुई आबादी के लिए जरूरी। प्लानर्स और इंजीनियर्स ने बड़ी लगन से काम किया, बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हुए। लेकिन इस प्रोग्रेस की एक कीमत थी। एक बड़ा रिजर्वुआर बनाने का मतलब था कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से पानी में डूबने वाले थे। पूरे के पूरे गांव, खेत और जंगल बरहते पानी के नीचे गायब हो गए। जिस गांव में नूरी मस्जिद थी वो भी उनमें से एक था। उस वक्त के सरकारी रिकॉर्ड्स में शायद दिए गए कॉम्पेंसेशन और रिसेटलमेंट प्लान्स की लिस्ट होगी, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड्स में पूरी इंसानी कहानी शायद ही कभी दर्ज होती है। पुरखों के घर छोड़ने का दुख, अपनी जगह से उजड़ने का ट्रॉमा, एक जानी पहचानी दुनिया खो देने का गम इन्हें अक्सर आंका नहीं जाता। मस्जिद भी इसी डूबी हुई विरासत का हिस्सा थी। डूबने का प्रोसेस धीमा था पर लगातार चलता रहा। जब डैम 1970 के दशक के आखिर में या 1980 के दशक की शुरुआत में पूरा होने वाला था, तो नदी का पानी बढ़ने लगा। दिन ब दिन पानी का लेवल ऊपर चढ़ता गया। पहले खेत डूबे, फिर गांव के निचले हिस्से। लोगों ने अपना सामान, अपने मवेशी, अपनी जिंदगियां वहां से हटाई। आखिर में खुद मस्जिद, जो थोड़ी ऊंची जमीन पर एक मजबूत स्ट्रक्चर थी, उसने भी पानी को अपनी बुनियाद तक आते देखा। फिर उसका आंगन, उसका प्रेयर हॉल, जब तक कि सिर्फ उसके डोम्स और मिनरेट्स कुछ देर के लिए दिखाई देते रहे, और फिर वो भी पानी के नीचे गायब हो गए। मस्जिद को बचाने के लिए शायद कुछ बातचीत या प्रोटेस्ट्स भी हुए होंगे, लेकिन उस जमाने में डेवलपमेंट की जरूरत अक्सर विरासत की चिंताओं पर भारी पड़ती थी, खासकर छोटी लोकल साइट्स के लिए। ऐसे स्ट्रक्चर को दूसरी जगह ले जाना एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम होता है, इसलिए इंडिया भर में कई दूसरी हिस्टोरिकल और कल्चरल निशानियों की तरह इसे भी पानी में दफन कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में एक फुटनोट बनकर रह गई, एक कुर्बानी जिसे बड़ी भलाई के लिए जरूरी माना गया। डैम नए इलाकों में पानी और जिंदगी तो लाया, लेकिन इसने दूसरों से इतिहास और यादें छीन ली। मस्जिद के दोबारा सामने आने से लोकल लोगों के मन में भावनाओं का एक गहरा सागर उमड़ पड़ा है। पुरानी पीढ़ी के लिए ये उनकी जवानी की एक धुंधली सी याद है। उन्हें वो गांव, वो खेत और वो मस्जिद याद है जैसी वो कभी हुआ करती थी, जब वो इसकी दीवारों के अंदर नमाज पढ़ने की, इसके आंगन में कम्युनिटी के त्योहार मनाने की कहानियां सुनाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं हैं, ये उस जिंदगी के पवित्र अवशेष हैं जिसे जबरदस्ती बदल दिया गया था। मस्जिद का नजारा खट्टी मीठी यादों की बाढ़ ले आता है। जो कुछ खो गया उसके लिए एक तड़प। नई पीढ़ियां जो डूबे हुए गांव की कहानियां सुनकर बड़ी हुई हैं, अब उस कहानी को सच होता देख रही हैं। उनके लिए मस्जिद उनके पुरखों से, उन रूट्स से सीधा कनेक्शन है जिन्हें वो कभी जानते नहीं थे। वो ध्यान से सुनते हैं जब उनके बुजुर्ग इसकी खासियतें बताते हैं, इसकी असली हालत के बारे में बताते हैं और किस्से सुनाते हैं। उनके अंदर हैरत और श्रद्धा की भावना भर जाती है। कुछ लोगों ने तो बाहर निकली हुई जमीन पर दोबारा जिंदा हुए स्ट्रक्चर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। ये आस्था का एक स्पॉन्टेनियस एक्ट है, एक तरीका है उस रूहानी विरासत से दोबारा जुड़ने का जो इतने लंबे समय से पानी के नीचे सोई हुई थी। बहुत से गांव वालों को लगता है कि उनकी बात सच साबित हुई। उनकी कहानियां, जिन्हें बाहर वाले कभी कभी नकार देते थे, अब सच साबित हो गई हैं। मस्जिद उनके अतीत का एक जीता जागता सबूत है। एक खामोश उदासी भी है, ये एहसास कि इसका दोबारा दिखना बस कुछ वक्त के लिए है, टेम्परेरी है। जल्द ही बारिशें आएंगी, डैम भर जाएगा और मस्जिद एक बार फिर पानी में समा जाएगी। ये पल भर की झलक नुकसान के एहसास को और भी गहरा बना देती है।
वो जानते हैं कि इसका लौटना एक छोटा सा ब्रेक है, सूखती हुई जमीन और घटते पानी का एक तोहफा, इससे पहले कि वो वापस अपनी खामोश डूबी हुई निगरानी में चली जाए। गैप 2S, इस बारे में भी बातें हो रही हैं कि क्या किया जाना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसे परमानेंटली रिक्लेम्ड कर लिया जाए, हालांकि वो जानते हैं कि ये शायद मुमकिन नहीं है। दूसरे बस इतना चाहते हैं कि इसके होने को माना जाए, इसकी कहानी सुनाई जाए। उन्हें उम्मीद है कि इसके थोड़े समय के लिए वापस आने से लोगों में और ज्यादा इंटरेस्ट जागेगा, शायद जिससे उनकी खोई हुई हेरिटेज का बेहतर डॉक्यूमेंटेशन हो सके। कम्युनिटी के लिए मस्जिद सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल खोज से कहीं ज्यादा है। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, उनकी रेजिलियंस का सिंबल है। ये इस जमीन से उनके अटूट जुड़ाव का सबूत है, उन हिस्सों से भी जो अब डैम की बेपरवाह सतह के नीचे छिपे हैं। सेक्शन 5, खामोश गवाह। पानी के नीचे मस्जिद की हालत। दशकों तक पानी में डूबे रहने के बाद मस्जिद को नुकसान तो होना ही था, फिर भी इसका बचा रहना वाकई काफी कमाल का है। मेन स्ट्रक्चर, जिसमें सेंट्रल डोम और इसके मिनरेट्स के कुछ हिस्से शामिल हैं, अभी भी खड़ा है। दीवारें भले ही इरोडेड हो गई हैं और मिट्टी और पानी के पौधों की परतों से ढकी हुई है, फिर भी उनका आकार बना हुआ है। पानी की लगातार मौजूदगी जहां कुछ तरीकों से नुकसानदायक थी, वहीं शायद इसने एक अजीब तरह की प्रोटेक्शन भी दी। इसने मस्जिद को धूप और हवा के तेज असर से बचाया और शायद वैंडलिज्म से भी, जो अगर ये जमीन पर खुला खंडहर होती तो हो सकता था। इसको बनाने में इस्तेमाल हुए मटेरियल्स इसकी मजबूती की कहानी कहते हैं। पक्की ईंटें, जो इस इलाके में आम हैं, पानी के धीमे हमले के सामने हैरानी की हद तक टिकी रही है। लाइम मॉर्टर, जो अक्सर पुरानी इमारतों में इस्तेमाल होता है, कभी कभी पानी के नीचे और भी सख्त हो जाता है, जिससे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनी रहती है। लेकिन बारीक डिटेल्स शायद खत्म हो गई होंगी। कोई भी नाजुक प्लास्टर का काम, पेंट या लकड़ी की चीजें जैसे दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम्स बहुत पहले ही गल गए होंगे। जो बचा है वो मस्जिद का स्केलेटन है, उसकी पहले की शक्ल की एक साफ साफ आउटलाइन, जिस पर लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के निशान हैं। डैम के अंदर का एनवायरनमेंट स्थिर नहीं है। वाटर लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, करंट्स बदलते हैं और सेडिमेंट डिपॉजिट्स जमा होते रहते हैं। इन फैक्टर्स का मस्जिद पर लगातार असर पड़ा होगा। कम पानी के वक्त इसके कुछ हिस्से हवा के संपर्क में आए होंगे और फिर दोबारा डूब गए होंगे। एक ऐसा साइकिल जो डीके की रफ्तार को तेज कर सकता है। पानी का प्रेशर, खासकर ज्यादा गहराई में, स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस भी डालता होगा। एक्वेटिक लाइफ, एल्गे से लेकर छोटी मछलियों तक, ने डूबे हुए खंडहरों को अपना घर बना लिया होगा, सालों से इसकी सतहों को धीरे धीरे बदलते हुए। खराब होने के बावजूद इतना तो बचा है कि इसका ओरिजिनल लेआउट और स्केल समझा जा सके। प्रेयर हॉल, आंगन, मिहराब की जगह, ये सब अभी भी पहचाने जा सकते हैं। इसकी बुनियाद की मजबूती इतने लंबे समय तक पानी की ताकतों का सामना करने की इसकी क्षमता से साफ जाहिर है। ये एक खामोश गवाह की तरह खड़ी है, न सिर्फ अपने इतिहास की, बल्कि कुदरत की ताकत और इंसानी रचना की कभी न खत्म होने वाली विरासत की भी। इसकी मौजूदा हालत इसके बनाने वालों की स्किल और पानी की उस लगातार बदलने वाली ताकत, दोनों का सबूत है। वो पानी जो इसकी कब्र भी बना और अजीब बात है कि इसका प्रिजर्वर भी। सेक्शन 6, तरक्की और बचाव, एक नाजुक संतुलन। फुलवरिया डैम में डूबी मस्जिद की कहानी मॉडर्न डेवलपमेंट में एक आम डिलेमा को सामने लाती है। कोई देश तरक्की की फौरन जरूरत और अपनी हेरिटेज को बचाने की जिम्मेदारी के बीच बैलेंस कैसे बनाए। 20वीं सदी के बीच में जब इंडिया में कई बड़े डैम प्लान किए गए और बनाए गए, तो सारा ध्यान इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। डैमों को मॉडर्न इंडिया के मंदिर के तौर पर देखा जाता था, जो लाखों लोगों को गरीबी से निकालने के लिए जरूरी थे। इनसे मिलने वाले फायदे बहुत बड़े और फौरन थे, जो अक्सर दूसरी बातों पर भारी पड़ते थे। ऐसे में हिस्टोरिकल साइट्स, खासकर वो जो नेशनल लेवल पर फेमस या प्रोटेक्टेड नहीं थे, उनका भविष्य अक्सर खतरे में होता था। अगर कोई गांव या जंगल रिजर्वुआर के रास्ते में आता, तो आमतौर पर गांव या जंगल को ही हटना पड़ता था। हिस्टोरिकल या कल्चरल अहमियत वाले हर स्ट्रक्चर को रिलोकेट करने या बचाने का खर्च बहुत ज्यादा होता और शायद इसे प्रोग्रेस में रुकावट के तौर पर देखा जाता। फैसले बड़ी भलाई की सोच के आधार पर लिए जाते थे और कभी कभी ऐसी जगहों के बारे में जानकारी कम होती थी या दूर बैठे प्लानर्स उस वक्त इनकी अहमियत को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। आज पर्सपेक्टिव्स धीरे धीरे बदल रहे हैं। पूरी दुनिया में कल्चरल हेरिटेज की अहमियत के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, चाहे वो टैंजिबल हो या इंटैंजिबल। इंटरनेशनल कन्वेंशंस और नेशनल कानून पहले से ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं।
अब ये समझ में आ रही है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए और इसमें अतीत का सम्मान करना और उसे सुरक्षित रखना भी शामिल है। अगर फुलवरिया डैम आज प्लान किया जाता तो शायद ज्यादा कड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते, लोगों से ज्यादा सलाह मशविरा होता और शायद नूरी मस्जिद जैसे स्ट्रक्चर को डॉक्यूमेंट करने या रिलोकेट करने की ज्यादा कोशिश होती। लेकिन ये आज की सोच है जिसे हम गुजरे हुए वक्त पर लागू कर रहे हैं। मस्जिद का दोबारा सामने आना हमें इन मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर करता है। डैम इलाके की खेती और पानी की सप्लाई के लिए एक बहुत जरूरी मकसद पूरा करता है, इसके होने पर कोई सवाल नहीं। फिर भी मस्जिद का नजारा एक खोने का एहसास जगाता है, इस बात की याद दिलाता है कि क्या कुर्बान किया गया था। ये डेवलपमेंट की असली कीमत पर सोचने को मजबूर करता है। ये सवाल करता है कि क्या प्रोग्रेस हमेशा अतीत की कीमत पर ही होनी चाहिए या कोई ज्यादा तालमेल वाला रास्ता ढूंढा जा सकता है। चैलेंज ये है कि हेरिटेज कंजर्वेशन को डेवलपमेंट प्लानिंग में एकदम शुरुआत से शामिल किया जाए, न कि बाद में सोचा जाए। सेक्शन 7 जानकारों की बातें। एक्सपर्ट्स इस खोज पर सोच विचार कर रहे हैं। फुलवरिया डैम के पानी से मस्जिद का बाहर आना यकीनन आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और हेरिटेज में दिलचस्पी रखने वालों का ध्यान खींचा है। ऐसी खोजें, हालांकि कई डैम वाले इलाकों में बिल्कुल अनोखी नहीं है, हमेशा स्टडी के लिए एक कीमती, भले ही थोड़े समय का मौका देती है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ऐसी डूबी हुई साइट एक टाइम कैप्सूल की तरह है। पानी जहां इसे खराब करता है, वहीं ये साइट को कई तरह की इंसानी दखलंदाजी से भी बचाता है जो जमीन पर मौजूद खंडहरों पर असर डालती है, जैसे इंक्रोचमेंट या सामान की चोरी। ये साइट की एक स्नैपशॉट पेश करता है, भले ही बिगड़ती हुई, कि वो कैसी थी जब वो पानी में डूबी थी। एक्सपर्ट्स मस्जिद के दिखाई देने के दौरान इसे अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करने के लिए उत्सुक होंगे। इसमें डिटेल्ड फोटोग्राफी, माप तौल और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स शामिल होंगे। वो इसकी सही उम्र, ये किस खास स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से जुड़ी है और कोई भी यूनिक फीचर्स के बारे में सुराग तलाशेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ईंटों और गारे के टाइप का एनालिसिस उस जमाने की बनाने की टेक्निक्स के बारे में जानकारी दे सकता है। यहां तक कि जिस तरह ये पानी के नीचे सड़ी गली है, उससे भी साइंटिफिक इंसाइट्स मिल सकती है कि पानी में डूबे रहने का ऐसी ही दूसरी इमारतों पर लंबे समय में क्या असर होता है, जो अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और रिजर्वायर से किसी स्ट्रक्चर को खोदकर निकालना या बचाना बहुत बड़ी चैलेंजेस पेश करता है। ये काम अक्सर महंगा होता है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और ये तभी किया जा सकता है जब पानी का लेवल बहुत कम हो। नूरी मस्जिद जैसी साइट के लिए बहुत ज्यादा इंटरवेंशन शायद प्रैक्टिकल न हो, लेकिन बिना छेड़छाड़ वाली स्टडी से भी काफी डेटा मिल सकता है। लोकल कम्युनिटी से मिली कहानियां, डूबे हुए गांव और डैम के बनने के बारे में आर्काइवल रिसर्च के साथ मिलकर मस्जिद की फिजिकल एग्जामिनेशन को पूरा करेंगी, जिससे इसके अतीत और इसके खत्म होने की पूरी तस्वीर सामने आएगी। ऐसी खोजों की अहमियत अक्सर सिर्फ उस एक साइट से कहीं ज्यादा होती है। ये रीजनल हिस्ट्री, बस्तियों के पैटर्न्स और बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकल कल्चर्स पर क्या असर हुआ, इसकी एक बड़ी समझ बनाने में मदद करती है। फुलवरिया की मस्जिद एक केस स्टडी की तरह है, दुनिया भर के अनगिनत रिजर्वायर्स में छिपी डूबी हुई विरासत का एक दर्दनाक उदाहरण। ये एकेडमिक कम्युनिटी और पॉलिसी मेकर्स दोनों को याद दिलाती है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू करने से पहले हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट्स करना कितना जरूरी है, ताकि ऐसे हिस्टोरिकल खजाने बिना किसी रिकॉर्ड के खो न जाएं। सेक्शन 8 कुछ पल की वापसी धूप में एक मस्जिद। नूरी मस्जिद का दोबारा दिखना बदलते मौसम और वाटर मैनेजमेंट का सीधा नतीजा है। सिवियर ड्राउट्स या लंबे समय तक चलने वाले सूखे मौसम की वजह से नवादा, हल्दिया, फुलवरिया डैम जैसे रिजर्वायर्स के पानी के लेवल में भारी कमी आ सकती है। जैसे जैसे सिंचाई के पानी की डिमांड बढ़ती है या अगर बारिश कम होती है तो पानी पीछे हटता है और झील की जमीन के उन हिस्सों को धीरे धीरे खोलता है जो आमतौर पर गहरे पानी के नीचे होते हैं। मौसम के ऐसे स्ट्रेस वाले पलों में ही भूले हुए लैंडस्केप और मस्जिद जैसे स्ट्रक्चर्स हवा और रोशनी की दुनिया में अपनी ड्रामेटिक वापसी करते हैं। ये उभार लगभग हमेशा टेम्परेरी होता है। मस्जिद कुछ हफ्तों, शायद कुछ महीनों के लिए खुली रहती है। ये सूखे की गंभीरता और अगले मॉनसून के वक्त पर डिपेंड करता है। इस छोटे से ब्रेक के दौरान ये लोकल लोगों के ध्यान और दूर दूर तक फैली जिज्ञासा का केंद्र बन जाती है।
जो लोग इसे देखना चाहते हैं, इसे डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, या बस इसकी खामोश मौजूदगी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त के साथ एक रेस होती है। ये जानकारी कि ये जल्द ही फिर से डूब जाएगी, इन मुलाकातों में एक दर्द भरी तेजी ला देती है। ये एक दुर्लभ आसमानी घटना की तरह है, एक पल भर का नजारा जो लोगों को कुदरत की ताकतों और उनके पैरों के नीचे दबे इतिहास की परतों की याद दिलाता है। हर बार जब मस्जिद बाहर आती है तो ये सबकी यादों को ताजा कर देती है। कहानियां दोबारा सुनाई जाती हैं, भावनाएं फिर से जाग उठती हैं। लोकल कम्युनिटी के लिए ये उनकी खोई हुई हेरिटेज की समय समय पर होने वाली पुष्टि है। बाहर वालों के लिए ये एक छिपी हुई दुनिया की दिलचस्प झलक है। मीडिया शायद इस कहानी को उठा ले, जिससे मस्जिद और उसके भूले हुए गांव को थोड़े समय के लिए फेम मिल जाए। गायब होने और फिर से दिखने का ये साइकिल मस्जिद को एक मिथिकल पहचान देता है। ये न तो पूरी तरह खोई है और न ही पूरी तरह वापस मिली है। ये एक लिमिनल स्पेस में मौजूद है, पानी और जमीन के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच। ये घटना एनवायरमेंटल कंडीशंस का एक साफ इंडिकेटर भी है। बार बार उभरने वाली मस्जिद बिगड़ते सूखे के साइकिल या पानी के गलत इस्तेमाल का सिग्नल हो सकती है। इस तरह ये पुरानी इमारत अनजाने में मॉडर्न इकोलॉजिकल चैलेंजेस का बैरोमीटर बन जाती है। इसका दिखना न सिर्फ ऐतिहासिक नुकसान की याद दिलाता है, बल्कि आज की कमजोरियों की भी। इस तरह मस्जिद की ये कुछ पल की वापसी कई मतलबों से भरी हुई है, जो तीर्थयात्रियों, इतिहासकारों और एनवायरमेंटल ऑब्जर्वर्स सबको अपनी ओर खींचती है। हर कोई पानी के इसे दोबारा निगलने से पहले इसकी पुरानी दीवारों में अपना अक्स ढूंढता है। सेक्शन 9, वक्त के रखवाले, डूबे हुए अतीत का भविष्य। नूरी मस्जिद और इसी तरह पानी में डूबी दूसरी हेरिटेज साइट्स के बारे में क्या किया जाए, यह सवाल पेचीदा है। दशकों से पानी के नीचे रहे स्ट्रक्चर का फुल स्केल प्रिजर्वेशन या रिलोकेशन अक्सर टेक्निकली चैलेंजिंग और फाइनेंशियली बहुत महंगा होता है। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने से मस्जिद का ढांचा कमजोर हो गया है। इसे हटाने की कोशिश करने पर यह पूरी तरह गिर सकती है। इसके अलावा ये डैम के डूबे हुए इलाके का हिस्सा है और रिजर्वुआर के काम में दखल देने वाला कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर मुमकिन नहीं होगा। प्रैक्टिकल बातें अक्सर ये होती हैं कि ज्यादातर ऐसी साइट्स के लिए डायरेक्ट बड़े पैमाने पर कंजर्वेशन एक वायबल ऑप्शन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लेगेसी पूरी तरह खो जानी चाहिए। इसके दोबारा दिखने के दौर एक्शन के लिए कीमती मौके देते हैं। डिटेल्ड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें 3 डायमेंशनल स्कैनिंग, हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शामिल है, मस्जिद का एक परमानेंट रिकॉर्ड बना सकता है। इस डिजिटल आर्काइव का इस्तेमाल रिसर्च, एजुकेशन और वर्चुअल रिकंस्ट्रक्शंस के लिए किया जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां पानी के नीचे होने पर भी साइट को एक्सपीरियंस और स्टडी कर सकेंगी। ऐसी कोशिशें इसकी याद और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को बचा सकती हैं, भले ही फिजिकल स्ट्रक्चर को उसकी जगह पर बचाया न जा सके। इसके अलावा मस्जिद की कहानी को अगर ध्यान से किया जाए तो लोकल किस्सों और टूरिज्म में शामिल किया जा सकता है। डैम के पास एक छोटा म्यूजियम या इंटरप्रिटेशन सेंटर डूबे हुए गांवों की कहानी बता सकता है, जिसमें मस्जिद भी शामिल हो। ये फोटोग्राफ्स, आर्टिफैक्ट्स अगर कोई कभी सुरक्षित रूप से मिलते हैं और बेघर हुए कम्युनिटीज की सुनाई कहानियां दिखा सकता है। इससे उनके अतीत का सम्मान होगा और विजिटर्स और लोकल लोगों दोनों को इलाके के इतिहास की गहरी समझ मिलेगी। ये नुकसान की कहानी को एजुकेशन और याद करने के मौके में बदल देगा, अतीत से एक जुड़ाव पैदा करेगा। आखिरकार फुलवरिया डैम की नूरी मस्जिद एक ताकतवर सिंबल के तौर पर खड़ी है। ये आस्था और इंसानी रचना के टिकाऊपन का सबूत है, जो गुमनामी के लंबे दौर के बाद भी जिंदा रहने में केपेबल है। ये हमें डेवलपमेंट के लिए की गई कुर्बानियों और हमारी मॉडर्न दुनिया की सतहों के नीचे क्या छिपा है, उसे याद रखने की अहमियत की याद दिलाती है। जबकि इसका फिजिकल भविष्य डैम के पानी के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है, इसकी कहानी एक बार रोशनी में आने के बाद गूंजती रह सकती है। ये हेरिटेज के प्रति ज्यादा जागरूक रवैये की मांग करती है, हमसे वक्त के बेहतर रखवाले बनने का आग्रह करती है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि अतीत सिर्फ डूबे नहीं बल्कि उसे याद रखा जाए और उसका सम्मान किया जाए। आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।